किया है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय विधि जो है वो सब राष्ट्रों द्वारा माने जाने वाली विधि है। सब राष्ट्र क्यों सब यूज किया जा रहा है? क्योंकि इसमें सब का मतलब समझ रहे हैं ना कि जो देश जो है नियम कानून से अपना काम करते रहते हैं। जैसे मैंने कल उत्तर कोरिया का उदाहरण दिया था कि वो सब कुछ प्रतिबंध के बावजूद भी अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करता रहता है, चाहे कुछ प्रतिबंध लगे फिर भी करेगा। ईरान हुआ, उत्तर कोरिया हुआ। अब बार बार अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं या जो बड़े विश्व के देश हैं, कौन से देश इसमें बड़े देश माने जाते हैं? जिसे बताया था मैंने, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो होती है तो ध्रुवीय है। इस समय अमेरिका और रूस, ये चीजें समय समय बदलती जाती है। इसको लेके आगे हम पढ़ेंगे एक संतुलन का सिद्धांत कि संतुलन बनाने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है वो किया जाता है कि इन दोनों देशों का ही प्रभाव न रहे। और से देश इसमें आ गया है अपना डेवलपमेंट, जैसे चाइना आया, फ्रांस आया, जैसे फिर इसका विकास बढ़ा है। 1919 तक कोई वैसा वो नहीं था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संबंध में 1919 तक कोई वैसा नियम नहीं था। जो संधियां होती थी, वर्साय की संधि हुई थी 1919 में, उस संधि से कुछ होते। और 1919 में किसका गठन हुआ था? राष्ट्र संघ का। राष्ट्र संघ इस समय क्या है? 1945 में किसका गठन हुआ था बताइए? संयुक्त राष्ट्र संघ। ये राष्ट्र संघ जो है वर्तमान में समाप्त हो गया है। फिर 1945 में क्या बना? संयुक्त राष्ट्र संघ, जो इस समय वर्तमान में अस्तित्व में है। लेकिन इसके बीच में क्या हुआ? इस समय 1945 के बीच में क्या हुआ? कई ऐसी घटनाएं हुई जो कि राष्ट्रपति को समाप्त करके संयुक्त राष्ट्र बनाना पड़ा। और एक जो बना, राष्ट्र संघ की जरूरत क्यों पड़ी? हाँ, अपना विश्व युद्ध कब से कब हुआ था? 14 से लेकर 18। इन्हीं चीजों को बचने के लिए ही कि हम शांति से रहें और रहें, अपना डेवलप करें। हम जो अपनी स्किल है, धन है, उसको किस पे करें? डेवलपमेंट पे करें। तो 14 से 18 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था ना। इसके बाद इसमें बहुत ही जन धन की हानि हुई। एक बार कोई ऐसा नियम कानून रहे कि जो लोग, इसके बाद आया फिर ये जो राष्ट्र संघ था, ये भी द्वितीय विश्व युद्ध को रोक नहीं पाया। ये भी इसका फेल्योर समझा गया। फिर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ बना, जो कि इस समय अस्तित्व में है। बात समझ में आ रही है ना? और इसी से संबंधित कई संस्थाएं जो अलग अलग इसमें वो करती हैं। कई संस्थाएं इसमें हैं जो अलग अलग काम करेगी। जैसे संयुक्त राष्ट्र के कई, ये सुरक्षा परिषद, ये हम जब ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाएंगे तो उस समय विस्तृत पढ़ाएंगे आपको। सुरक्षा परिषद है। संयुक्त राष्ट्र महासभा, महासभा क्या करती है? वो लीगल चीजों को देखती है। कोई नियम कानून बनेगा क्या करेगी? महासभा देखती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा। फिर सुरक्षा परिषद है। ये सब सर उसी संयुक्त राष्ट्र उसके अंग है। हाँ, उसी के अंग है सब। वही करेंगे। जब संयुक्त राष्ट्र बना तो उसके बहुत से अंग बनाए गए जो उन चीजों को अलग अलग देखेंगे। जैसे कोई चीज एक चीज कंबाइंड एरिया आपने को कई कार्य दे दिया जाए तो सही ढंग से नहीं कर पाएगा। लेकिन एक आदमी को एक कार्य कर दे दिया जाए जो उस मामले में एक्सपर्ट हो, वो ज्यादा। तो इसमें सुरक्षा परिषद का भी हुआ। फिर आर्थिक परिषद कई है, उसको जब हम आगे पढ़ेंगे इसके हम करेंगे। अभी क्या पढ़ रहे हैं? इसका विकास पढ़ रहे हैं। इस बात समझ में आ रही है ना?
तो सुरक्षा परिषद में इसके 5 अस्थायी सदस्य हैं। ये माना गया है कि 5 अस्थायी सदस्य हैं जो वो चाहेंगे सुरक्षा परिषद कोई हो संयुक्त राष्ट्र में, और इसके 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। इनका जो ईयर होता है ये 2 साल के लिए बनते रहते हैं, तो ये ठीक। और ये 5 जो हैं ये अस्थायी। इसको हम विस्तृत पढ़ाएंगे, एक बार आपको आउटलाइन इधर बता रहे हैं बस। कौन कौन से देश हैं इसमें? रूस है, अमेरिका है, रूस, अमेरिका, अमेरिका, ब्रिटेन, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस, फ्रांस, और? चीन। ये 5 सदस्य हैं जो अस्थायी सदस्य माने जाते हैं। इनका कार्यकाल है, जो अस्थायी होते हैं वो 2 साल के लिए होते हैं। हमें रोटेशन के साथ नंबर आता रहता है बार बार, जैसे भारत में बीच में था, फिर उसका कुछ दिन बाद आएगा। और ये जो सदस्य हैं, अगर किसी काम कोई हो रहा है संयुक्त राष्ट्र में, अगर इनमें से एक भी सदस्य उस पर रोक लगा दिया, मतलब सब सहमत हैं, किसी एक ने रोक लगा दिया तो वो काम नहीं माना जाएगा, वो पास नहीं होगा, उसको रोकना पड़ेगा। जब भारत की बात आती है कि संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी सदस्य बनाया गया, किसको? अस्थायी सदस्य इंडिया को। तो इसका बार बार विरोध कौन करता है? चीन, चाइना विरोध करता है, क्योंकि भारत चाइना को हर मामले में कोई टक्कर दे सकता है। इंडिया, चाइना की बात कर रहे हैं, चाइना, क्योंकि यहाँ इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो तो है, यहाँ लेबर सिस्टम मतलब जनशक्ति जो है बहुत ज़्यादा है। इंडिया में भी जनशक्ति बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका यूज नहीं हो पा रहा है। इंडिया की भी जनशक्ति जो है, यहाँ लेबर बहुत सस्ता है, मतलब सर कम पैसे में मजदूर मिल जाते हैं। अब उसको इतना लोगों को काम मिले कि वो कर ले। चाइना में आप लोग देखें किनारे किनारे पूरा इंडिया के 4 लेन सड़क बना चुका है, सब कुछ इंडिया भी अब वो कर रहा है। लेकिन अभी चाइना की जो प्रगति है वो बहुत तेज हो रही है, ये अमेरिका कुछ कर देता है। जितने भी चीज़ों का उत्पादन है आप लोग पढ़ेंगे, चावल, गेहूँ, सोना, फर्स्ट तो कौन है? चाइना। अभी चाइना में बहुत बड़ा सोने का भंडार मिला है, तो माना जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा सोने का भंडार। वहाँ टेक्नोलॉजी पे बहुत काम करते हैं। जैसे हमारे यहाँ होता है ना, जितनी सामानें मोबाइल से लेके दवाई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, उसमें ऐसे आधे से कहाँ से आती है? चाइनीज। जितनी कंपनियां जियो, मियो, एमआई हो, सब क्या, सब चाइनीज कंपनी। हम चाह के भी उसको कुछ नहीं कर सकते, सोचे कि चाइनीज सामान न खरीदें, लेकिन क्या करें, मजबूरी खरीदना पड़ता है। तो ये मैं क्या बता रहा, ये अस्थायी सदस्य हैं। ये जिसको किसी मामले, किसी चीज़ अगर नया कोई सदस्य है या कोई नया प्रस्ताव पास करना है तो जो चाहेंगे वो होगा। अगर किसी पे, किसी देश पे कोई प्रतिबंध लगाना है, इन 5 की सहमति जरूरी है। और जो बता रहा हूँ, एक जो 5 सहमत हुए, एक नहीं सहमत हुआ, तो जो रोक लगाता है उसको क्या बोलते हैं? वीटो पावर। वीटो पावर। इसके पहले आप लोगों ने वीटो पावर का नाम कहीं सुना है? राष्ट्रपति। कहाँ लगाता है राष्ट्रपति वीटो पावर? सर जो विधेयक पे लगाता है, निलंबन वीटो, निलंबन तारीख विधेयक पे लगाता है, या फिर सर और होता है किसी विधेयक को अगर डिसीजन न ले, उसके पास है, न उसको वापस लौटाए, न उसको साइन करके वापस कर दे, तो उसको अपना रोकने लग जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं पॉकेट वीटो, उसको रख लिया। ऐसा मामला कब हुआ था? ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह जब राष्ट्रपति थे, एक बार एक आया था डाक विधेयक, उस पर उन्होंने, राजीव गांधी जी उस वक्त प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उस पर वीटो कर लिया था। ठीक, इसमें आपको
एक चार्ट मैं बता रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। नोट कर दे इस पे, यहाँ रुक जाइए, इसको कर देते हैं। इसका मतलब एक चार्ट बना देना हम इसके विकास का, ठीक। और इसमें लिखवाएंगे नहीं, इस चार्ट से आप लोग वो करिएगा, अगर नोट कराना होगा तो बताइएगा। देखिए, एक तो मूल रूप से कब बना था, 1919 गुरु को आगे बताया ना कि जब यूएन बना। इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध इसके पहले हुआ था ना, यूएन बना। फिर 19 से 39 तक ये चलता रहा यूएन। लेकिन ये कई मामलों में, जैसे विश्व युद्ध हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को नहीं रोक पाया, और कई जगह ऐसी चीजें आई दूसरे देशों में, जो ये यूनियन संगठन था, जो राष्ट्र संघ, इसका नाम था केवल राष्ट्र संघ, यह अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ। फिर 1945 में तब क्या बनाया गया, संयुक्त राष्ट्र यूएन। और यूएन के आने के बाद इसमें एक चीज और आती है कि अमेरिका का हस्तक्षेप बढ़ गया। इसमें आती है कि अमेरिका का हस्तक्षेप बढ़ गया। अब देखिए, पहले व्यवस्था थी ध्रुवी थी, फिर बीच में फिर बहुध्रुवी बनी, फिर 1990 के आसपास आते आते दो ध्रुवी हो गई, क्योंकि उस समय अमेरिका और रूस में क्या चलता था, शीत युद्ध, कोल्ड वार। शीत युद्ध का मतलब है कि आप लड़ाई की स्थिति में हैं, लेकिन लड़ाई नहीं होगी, वार नहीं होगा, वार उस समय नहीं होगा। लेकिन और जितनी कूटनीतिक चीजें होंगी, कभी कूटनीति हम पढ़ाएंगे जस्ट इसके बाद आपको, आप एक दूसरे से उनसे कूटनीति में आगे जाना चाहेंगे कि उनको हर चीज में हम नीचे आपको करें। जैसे भारत क्या करता है, इस समय भी कहीं कुछ होता है तो किसी भी मन से भारतीय जो राजदूत हैं और विदेश मंत्री हैं, हर जगह पाकिस्तान को क्या करते हैं, डिफेंड करते हैं, मतलब उसकी आलोचना करते हैं कि वह जम्मू कश्मीर और भारत में आतंकवादी घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। इस चीज को बार बार वो बताते हैं। इससे पाकिस्तान क्या होती है, पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय जगत में उसकी किरकिरी होती है, उस पर जो होते हैं, जो और से देश उसकी सहायता करते हैं, जैसे अमेरिका है, चाइना है, उसको बहुत अधिक फंड देते हैं। वो सब भी इतना फंड देने में चकते हैं, इतना उसकी सहायता न किया। इसका हम आपको एक चार्ट है, हम भेज देंगे, ठीक, हम इसको निकाल के दे देंगे, वो लिखेंगे, टाइम लगेगा पूरा इसका एडिशन वाला कि कब कब बना। फिर 1945 के बाद और संस्थाएं बनती गई संगठन का। इसका एक चार्ट है, हम प्रिंट करा के यहीं से निकलवा लेंगे, तो आप लोग जितने लोग रहेंगे फोटोकॉपी करा के ले लीजिएगा, हो जाएगा। ऐसे लिखते जाएंगे, फिर उसमें टाइम होगा। अब हम लोग शुरू करते हैं कूटनीति। कूटनीति, कूटनीति क्या है? कूटनीति क्या है बताइए? कूटनीति डिप्लोमेसी जिसको कहते हैं, वार्तालाप के माध्यम से, हाँ, जिससे किसी भी चीज को अपनी बात हम मनाना चाहें, किसी से शांतिपूर्वक ढंग से बातचीत करके, उसको हम लोग कराएंगे। इसको अभी हम लोग कराएंगे, परिभाषा आप लोग कराएंगे। किसी भी व्यक्ति से अपनी हम बात मनवाना चाहें, बार बार उससे बैठे, बात नहीं बन रही है, कुछ दिन बाद फिर बैठे और शांतिपूर्ण ढंग से बात करेंगे, कोई अस्त्र शस्त्र और लड़ाई की वो बात नहीं होगी। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ये लाया गया कि कूटनीति का, कूटनीति के तहत ही हर देशों में, जितने देश हैं संयुक्त राष्ट्र के सदस्य,
कितने सदस्य इस समय? 5 6 है सर। नहीं नहीं, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य कितने थे? 192 होंगे, अगर बड़े ही होंगे। वो तो 5 सदस्य स्थायी है ना, अभी बता रहा था। जितने देश बने सब हो जाते हैं उसमें, उनकी बन जाती है लिस्ट, उसमें हो जाए। अभी लास्ट में सबसे बना था दक्षिणी सूडान, फिर उसके बाद पूर्वी तिमोर या कोई देश बना था, उसका जो भी नया आया हो 192 या 93, ठीक। तो सबके एक दूसरे देशों में दूतावास होते हैं, अधिकतर ने बना लिया जितने बड़े बड़े देश। जैसे भारत के हैं तो भारत के लगभग हर देशों में दूतावास बने, और ये सब किससे गवर्न होते हैं? विदेश मंत्रालय से। और उसके जो सबसे बड़े अधिकारी नियुक्त होते कौन होते हैं? राजदूत, हाई कमिश्नर बोलते हैं, हाई कमिश्नर। भारत का जैसे हर राज्य में जो दूतावास है वहाँ एक राजदूत होगा, और दूसरे देशों का भी हर देश का यहाँ इंडिया में दूतावास है, वहाँ इनके भी राजदूत हैं। तो जैसे बता रहा था, मैं कल बताया था हम लोगों को, मान लीजिए भारत पाकिस्तान के नागरिकों को कोई दिक्कत हुई, ये सब कूटनीति में ही आएगा। किसी की कोई दिक्कत हुई, सीमा पर सीज फायर हो गया, गोलाबारी, तो भारत क्या करेगा? तुरंत जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा, पाकिस्तान के राजदूत को बुलाएगा, जैसे दिल्ली में, उनसे क्या दर्ज कराएगा? विरोध दर्ज कराएगा कि ये गलत है, इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ये सब क्या एक कूटनीति के तहत, जैसे यूक्रेन से हो रहा था अभी, यूक्रेन और रूस में, लेकिन भारत से कोई वो नहीं था सीमावर्ती, जैसे बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक सीमा को भी लेके होते हैं ना, उससे वो नहीं था। लेकिन भारतीय नागरिकों को प्रॉब्लम हो रही है, भारतीय बच्चे बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्या पढ़ाई करने जाते हैं, खास करके डॉक्टरी की पढ़ाई करने। उनको जब प्रॉब्लम हो रही थी तो भारत ने एक अभियान चला के वहाँ के दूतावास से संपर्क करके, भारतीय दूतावास से संपर्क करके उन लोगों को बुलाया। अभी ऐसी घटना इजराइल के साथ हुई है, इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई हो रही थी, तब भी वहाँ से बुलाया। ये सब चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? कूटनीति के तहत ही आती है। आप लोग अपने में भी बातचीत में करते हैं ना कि वो बहुत चलाक है, वो बड़ा कूटनीति करता होता है ना, उस चीज़ को जान रहे हैं, बस उसको किताबी लैंग्वेज में अगर लिखने को आ जाए थोड़ी सी दिक्कत है ना, ऐसे तो हम पता है बड़ा कूटनीतिक होता है ना, वही चीज़। वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संबंध, और इसमें इसका एक यही उद्देश्य है कि हम किसी भी चीज़ को बातचीत से समझाएं, या अपने मामले को बातचीत करके समझें। ऐसे नहीं होता है बीच बीच में संधि होती है, जैसे भारत पाकिस्तान से बहुत संधियाँ हुई, शिमला का समझौता है और समझौते जब लड़ाई होती है। बांग्लादेश से नदी के जल का बंटवारा नहीं हो पा रहा था, तीसरा जो समझौता उसका है। अभी बांग्लादेश से कुछ गाँवों को लेके ये था कि बांग्लादेश चाहती थी उस पर अपना हक जताती थी, भारत उसके गाँवों को अपना बताती थी। अभी समझौता हुआ था, उस पर भारत के कुछ गाँव बांग्लादेश को दे दिए गए। जैसे मान लीजिए ऐसे सीमा इधर इंडिया हो गया, इधर बांग्लादेश, इंडिया वाला पार्ट इधर तक चला गया था इसे, और बांग्लादेश वाला इसे आ गया वहीं, और बीच में लेके सीमा को लेके हमेशा वो विवाद होता रहता। तो ऐसा समझौता हुआ कि कुछ गांव बांग्लादेश के दे दिए गए, और कुछ इधर वाले जो थे वो भारत में आ गए। ऐसे कि मतलब एक सीधा वो हो जाए, और इसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ा। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 100वां संविधान संशोधन। ऐसे ही नहीं ले दिया जाएगा कि आप ले लीजिए, उस पर कुछ नियम कानून होना चाहिए ना। ये सब किसके अंतर्गत आता है? कूटनीति के तहत किया है। नहीं तो भारत और बांग्लादेश से बहुत मजबूत है, चाहती तो जाके सैनिक करके ऐसा रहता तो सभी देश, छोटा सा देश नेपाल है, भारत जब चाहे कब्जा कर ले। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय नियमों का एक तो है ना, सबका अपना, इसको सब राष्ट्र माने, जो नहीं मानेंगे उन पर जुर्माना लगाया जाएगा, प्रतिबंध लगाया जाएगा।
ये सब चीज़ें। विश्व बैंक उनको फंड देता है शिक्षा में, स्वास्थ्य में, विश्व बैंक में और बहुत संस्थाएं, यूनिसेफ है, यूएनडीपी है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसको जब उसका तो पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे क्लास में। ये सब क्या करते हैं, जितने भी कार्यक्रम चलते हैं इंडिया में हो चाहे किसी देश में, उसमें करते हैं। जो हमारे यहाँ पोलियो का ड्रॉप पिलाया जाता है ना, ये सब किसका कार्यक्रम, यूएनओ का, ये सब यूएनडीपी के तहत सब किया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। शिक्षा में वो रीड देती, हर चीज़ में देती। बच्चों के लिए यूनिसेफ है, कल्चरल प्रोग्राम का भी होता है, यूनेस्को है, यूनिसेफ। जैसे देखते होंगे आप लोग बीच बीच में होता है कि कोई नृत्य है तो उसको यूनेस्को की सूची में शामिल कर लिया गया है ना, उसमें कल्चरल भी, सांस्कृतिक जो कोई बहुत अच्छी बिल्डिंग है पुरानी हो गई तो उसको भी शामिल कर लेते हैं कि उसमें ये विरासत सूची की हेरिटेज है, उसको कर लेते हैं। ये सब चीज़ें इसलिए बनाई गई कि हम किसी भी चीज़ को बातचीत के ढंग से सुलझा दें, हमको उस स्तर पर न जाना पड़े कि लड़ाई झगड़ा हो। इसीलिए इसमें बाद में सीपीटी लाया गया, सीटीबीटी लाया गया। किस लिए सब है, निशस्त्रीकरण के लिए, कि जितने हम वो बना चुके हैं हथियार उनका निशस्त्रीकरण करें, खत्म करें। लेकिन कोई खत्म नहीं कर रहा, कोई भी खत्म नहीं कर रहा। हथियारों की वो बढ़ती जा रही है दिन पर दिन। अभी सिपरी की रिपोर्ट आई है, सबसे ज़्यादा हथियार निर्यातक राष्ट्र रूस था, पिछले साल भारत था, अब 3 साल दूसरे चला गया। सबसे ज़्यादा हथियार आयात करता है सऊदी अरब, जबकि सऊदी अरब में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास इतना पैसा है। यहाँ से तुम देखते हैं ना कि एशियाई देशों से लोग बहुत कमाने जाते हैं, उसके पास इतना पैसा है कि वो हथियार वो भी ऊपर रहा है, सबसे ज़्यादा आयात कर रहा है। सबसे ज़्यादा आयात इसमें कौन कर रहा है, सऊदी अरब का। जबकि एक तरह से वो देखिए शांति प्रिय देश है ना, उसकी कहीं लड़ाई होती है नहीं। सिर्फ भारत है तो यहाँ तो ठीक है कि पाकिस्तान से होती रहती है। साउथ कोरिया, उत्तर कोरिया करते हैं तो उन्हें चीन पर उगलता है, ये माना जाएगा कि दोनों में लड़ाई होती रहती है। इजराइल जैसे करें, इजराइल की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी, बहुत छोटा सा देश है, लेकिन वहाँ की खुफिया एजेंसी है मोसाद। देखिए कूटनीति में भी होता है, खुफिया एजेंसियों से भी समझौता होता है। इंडिया का भी मोसाद से समझौता है। इंडिया की खुफिया एजेंसी कौन है, रॉ जो है इंडिया के बाहर, और आईबी जो है जांच एजेंसी, आईबी है इंटेलिजेंस ब्यूरो, अंदर की सूचना देती। सीबीआई है नेवी जांच एजेंसी। इनका जो होता है उनसे भी समझौता होता है किसी मामले में, अगर हम नहीं कर पा रहे हैं। मोसाद जो है बहुत डेवलप है उसका सिस्टम। उसको माना जाता है कि अमेरिका की कौन एजेंसी, CIA, पाकिस्तान की बार बार आरोप लगता है ना कि ये सब पाकिस्तान का हुआ है, ये सब चीज़ें हाँ सबकी बनाई गई हैं, ये सब कूटनीति में ही आती है। तो जिनसे हमारा अच्छा संबंध है उनसे हम अपना वो कर लेते हैं। इजराइल से, मोसाद से सब वो है टाइप है कि हम किसी मामले में अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, वो जांच नहीं जान पा रहे हैं, तो हम उसकी सहायता ले सकते हैं। इसमें नोट करिए कूटनीति में कूटनीति को राष्ट्रीय शक्ति का एक राष्ट्रीय शक्ति का एक तत्व माना जाता है। राष्ट्रीय शक्ति का एक तत्व माना जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति
जो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं स्थायित्व बनाने में सहायक होती है, बनाने में सहायक होती है। हो गया। अतः शांतिपूर्ण तरीके से राष्ट्रों के बीच वार्तालाप को कूटनीति कहते हैं। कूटनीति में क्या है? शांतिपूर्ण ढंग से अपने विवाद को अपना ले, निपटा ले। इसमें आगे लिखिए इसकी उत्पत्ति कहाँ से आन होगा, फिर नहीं हो रहा है। किस पे पेन कहाँ है? इसकी उत्पत्ति वेस्टफेलिया लिख लीजिए आप लोग। वेस्टफेलिया की संधि। देखिए इसके स्रोत आप लोग पढ़ेंगे, स्रोत वैसे बहुत जरूरी नहीं, थोड़ा देख लीजिएगा अपने से। जो सब मिलेगा संधियों के माध्यम से ही मिलेगा। जो कुछ मिलता है 1945 के बाद मिलता है। वेस्टफेलिया की संधि 1648 माना जाता है। ये संधि कब हुई थी? 1648 माना जाता है, क्योंकि यही शक्ति आधुनिक राज्य की संकल्पना की उत्पत्ति का आधार है। लेकिन आगे मत चलिए। लेकिन कूटनीति का वास्तविक प्रयोग वर्साय की संधि में किया गया। वर्साय की संधि में किया गया। वर्साय की संधि में किया गया। वर्साय की संधि कब की थी? 1919 की है ना। वर्साय की संधि में किया गया। इसकी उत्पत्ति कब हो गई थी? वेस्टफेलिया में ही हो गई थी। जो वेस्टफेलिया की संधि हुई थी माना गया है, लेकिन इसका प्रयोग कब किया गया? 1919 वर्साय की संधि। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, थोड़ा सा और नोट कर लीजिए। कूटनीतिकार ऐसे सभी कूटनीतिकार ऐसे
कूटनीतिकार ऐसे सभी कारक हैं, कूटनीतिकार ऐसे सभी कारक हैं जिनसे उन परिस्थितियों का आकलन किया जाता है। उन परिस्थितियों का आकलन किया जाता है। आगे जिनसे नहीं, जिससे किसी राष्ट्र के मध्य युद्ध की शंका हो, किसी राष्ट्र के मध्य युद्ध की शंका हो, आप उसमें डैश देके लिखिए, जिसे बताया ना कुछ आकलन है, तो कौन कौन आकलन है लिख लीजिए, 1 2 करके ऐसे ही डैश एरो बना के लिख लीजिए, ठीक। और उसमें लिखिए राष्ट्रीय हितों के निर्धारण के साथ, राष्ट्रीय हितों के निर्धारण के साथ उन हितों की पूर्ति के लिए, उन हितों की पूर्ति के लिए वास्तविक एवं संभावित शक्ति का आकलन, वास्तविक एवं संभावित शक्ति का आकलन, शक्ति का आकलन। देखिए इसमें इसका क्या हुआ, राष्ट्रीय हित के निर्धारण के लिए कौन जो शक्ति होगी, एक वास्तविक शक्ति कितनी है, एक संभावित शक्ति, कि हमारी शक्ति घट जाए बढ़ जाए, उनका हम आकलन करें। और नेक्स्ट करिए, अन्य राष्ट्रों के उद्देश्यों, अन्य राष्ट्रों के उद्देश्यों तथा उनकी वास्तविक शक्ति एवं संभावित शक्ति का आकलन। अन्य राष्ट्रों के उद्देश्यों एवं उनकी वास्तविक शक्ति और संभावित शक्ति का आकलन। वास्तविक एवं संभावित शक्ति का आकलन। देखिए एक तो अपनी हम वास्तविक शक्ति को देखेंगे, जैसे किसी चीज से आप किसी समझौता करना हो, कोई चीज करना हो, चाहे लड़ाई करना हो, तो अपना वो देखेंगे क्षमता ना, अपने कर लेंगे वास्तविक और संभावित शक्ति। जैसे कई आप लोग जब लड़ाई होती है या तो ऐसे ही कभी कभी कई देशों का तुलनात्मक सैनिक वो निकल जाता कि भारत के पास इतने सैनिक हैं, अमेरिका के पास इतने हैं, पाकिस्तान के पास इतने हैं, भारत के पास इतना परमाणु बम है, पाकिस्तान के पास इतना है। तो हम हमारे पास जो संसाधन है, शक्ति है, अपना हम देख लेंगे तभी किसी से आगे कुछ करेंगे ना। अपना आप देख लेंगे, दूसरे में क्या करेंगे, विपक्षी का अपने देखेंगे कि उनकी कितनी वास्तविक शक्ति है। अगर हमको कोई किसी मामले में कुहिंदी से या युद्ध स्तर से चाइना से करना, तो उतनी हमारी तैयारी बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, या वही को बांग्लादेश से करना हो तो दोनों की तुलना में किससे हमारी तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी, चाइना से। क्यों? तो हमको चाइना से अच्छी करने के लिए हम क्यों मान रहे हैं कि चाइना से हमारी तैयारी अच्छी होगी, अगर उससे युद्ध करना पड़ेगा। सैनिक ये कैसे हम जानेंगे कि उसकी सैनिक क्या है? उसका आकलन करेंगे ना, उसका आकलन करेंगे, उसका हम डाटा लेंगे कहीं से, कि जो हमको डाटा मिल जाए सही से कि वास्तव में चाइना की शक्ति, चाहे सैन्य शक्ति है, चाहे जन शक्ति है, या हथियारों का जो भी है, शस्त्र हैं, कितना है।
जैसे और बांग्लादेश से करना हो तो भी देखेंगे कि वो हमसे कमज़ोर है। इसके लिए हम कहाँ से करते हैं, आकलन करेंगे, कहीं से डाटा लेंगे, तो वही बात है कि उसका हम वास्तविक एक देख लेंगे कितना है, संभावित भी देख लेंगे। कोई देश अपना जो होता है सब कुछ दिखाता नहीं है कि हमारे पास इतनी शक्ति है। और चाइना में इतना तक कहा जाता है कि उसके पास इतनी शक्ति है, वो तो किसी चीज़ का डाटा ही आने नहीं देता है। एक रिपोर्ट आती है, आप लोग करंट में पढ़ेंगे उसकी, यूएनओ की, कि सबसे अधिक फांसी कहाँ दी जाती है, सबसे अधिक फांसी कहाँ दी जाती है। वास्तव में रिपोर्ट में रहता है नाम ईरान का, लेकिन सबसे अधिक अनऑफिशियल फांसी और मौत की सजा कौन देता है, चाइना देता है। वो कोई डाटा आने ही नहीं देता है वहाँ। ये भी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में बहुत जरूरी है कि हम वास्तविक शक्ति और संभावित शक्ति का पता कैसे लगाएं। ये दो चीजें हो गई। अगला नोट करिए, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों का आकलन, किए जाने वाले प्रयासों का आकलन। जैसे किसी चीज पे समझौता हो रहा है, यहाँ देखिए लिख के नहीं लिखा है कोई चीज, उद्देश्य कैसा भी हो सकता है। किसी चीज पे समझौता हो, परमाणु परीक्षण पे हो या आयात निर्यात पे हो, किसी चीज पे, या कोई चीज हम लोग को मंगानी ही हो जो हमारे यहाँ कम उत्पादन होता है, अमेरिका और जिन अधिक होता है, तो उसमें हम ये भी आकलन देखेंगे कि कम से कम पे कैसे मान जाए, उसका भी आकलन हम करेंगे। जैसे हम लोग के यहाँ क्रूड ऑयल बहुत आता है सऊदी अरब से, खास करके गल्फ कंट्रीज, खाड़ी देश। तो हम लोग अगर उनसे समझौता करेंगे तो उनको ऐसी चीज़ वहाँ देना चाहें जो उनके यहाँ कम होती है, तभी तो वो मानेंगे। उसका भी आकलन हम देखेंगे, करेंगे कि हमारे यहाँ ये चीज़ें नहीं हो रही है, आपके यहाँ या हमसे ले लीजिए, हम उससे ले लेंगे, और जो भी उसका डिफरेंस हो उसका अपना चुका लेते हैं। तो उसको जब आप लोग उसको पढ़ेंगे इकोनॉमी, तो उसको भुगतान संतुलन कहते हैं, जो चीज़ें होती है। ये सब आकलन हम लोग करेंगे किसी भी चीज़ का, किसके माध्यम से करेंगे, कूटनीति के माध्यम से ही करेंगे। ये हो गया कूटनीति और उसके तत्व। अब कूटनीति के प्रकार देख लीजिए, कूटनीति के प्रकार, इसमें दो प्रकार होते हैं, जैसे एक आधिकारिक और एक गैर आधिकारिक, या उसको औपचारिक या अनौपचारिक कर सकते हैं। तो इसको बस नोट कर लीजिए। देखिए हो गया, कर लीजिए, बताते हैं। आधिकारिक, आप क्वेश्चन में औपचारिक लिख लीजिएगा। हाँ, ऑफिशियल। और दूसरा क्या है, अनधिकारिक, इसी को अनौपचारिक कहते हैं। इसमें क्या होता है, अधिकारी में जो चीजें होंगी वो ऑफिशियल से होंगी, एक सिस्टम से होंगी, कोई न कोई चैनल के थ्रू होगी, दूतावास के माध्यम से होगी। अगर कोई समझौता हो रहा है, चाहे कुछ हो रहा है कूटनीतिक, कोई उस पर बैठेगा। जैसे विदेश मंत्री हैं, देखेंगे आप लोग बीच बीच में बैठक होती रहती है, जैसे कि विदेश मंत्रियों की बैठक, तो फिर कभी होती है कि वित्त मंत्रियों की बैठक,
इन सबों की जब होती है कोई समझौता नहीं, औपचारिक में आएंगे कि ऑफिशियल में। अब कोई व्यक्तिगत संबंध के कारण कोई हो जाए, कोई मामला है तो दो लोगों में, मतलब दो वहाँ के विदेश मंत्री है किसी देश के, अपने देश के विदेश मंत्री, उनमें बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, मतलब ऑफिशियल के अलावा भी तो होता है कि अनौपचारिक स्तर पर बात हो जाए। बात समझ आई? आधिकारिक अनधिकारिक में यह जो होता है रिकॉर्ड में नहीं आता, ये जो रहेगा जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो ऑफिशियल पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, जो चीज़ें और कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आई, हमसे भी बाद में मिल रहे हैं तो हम औपचारिक तौर पर आपसे हमसे जरूर अच्छी पूछ सकते हैं ना, वो वही चीज़ ये जो है ये डाटा में जाती है, सब इसका होता है, और जो अनौपचारिक होती है ये उसमें नहीं रहती। क्या कंफ्यूजन है क्या आप लोगों को? औपचारिक अनौपचारिक ये हो गए कूटनीति, ठीक। अब इसमें कूटनीति के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को मैनेज किया जाता है। अब हम लोग अगला टॉपिक देखें, विदेश नीति। इसमें आप लोग कुछ वो देख लीजिए, कूटनीति में उन्मुक्तियां मिलती हैं, जैसे कल बताए थे ना, जूलियस असांजे का नाम बताए थे आप लोगों को ना, इसको बता दें, इसमें लोग को नहीं कराएंगे, सुन लीजिए। जैसे जो कूटनीति होती है, हर देश में एक दूसरे देश का दूतावास बनता है, तो यहाँ के मान लीजिए यहाँ के अधिकारी दूतावास किसी देश में है, बांग्लादेश में है, कोई बात हो जाए भारत और बांग्लादेश के बीच, एक एग्जाम्पल बता दूँ, तो जो राजदूत बांग्लादेश में वहाँ उसकी पुलिस जो है बांग्लादेश की उसको गिरफ्तार नहीं कर सकती, उनको गिरफ्तारी से मुक्ति है, छूट है। क्योंकि जैसे बताए कि धागा मान लीजिए है दूतावास का एक, यहाँ तो किसी देश में है, मान लीजिए बांग्लादेश में एक दूतावास है, ठीक, हाई कमीशन, यहाँ तो बांग्लादेश का पूरा काम चलेगा, ठीक है, जो भी हो, एक यहाँ बढ़ता है, लेकिन इस दूतावास में कौन सा कानून चलता है? अंतर्राष्ट्रीय कानून। वहाँ अगर कोई व्यक्ति है तो उसको गिरफ्तार करने के लिए या और काम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार जो संधियाँ होगी उसके अनुसार होगी। जैसे जूलियस असांजे का मामला बताए थे ना, उन पे था डाटा लीक करने का आरोप था। एक स्वीडन के नागरिक थे जूलियस असांजे, उन पे था, उनकी एक संस्था थी विकिलीक्स, क्या नाम था, आज से 5-6 साल पहले बहुत IR का वो टॉपिक हुआ करता था, आप लोग उसको करिएगा, गूगल देखिएगा विकिलीक्स। वो डाटा लीक कर देती थी कई देशों के, अमेरिका तक का की थी, कि जैसे बड़े बड़े अधिकारी और जो बात करते हैं उन लोगों का डाटा लीक कर दी। इंडिया का भी उसमें था वो, तो उसको में मुकदमा चलाया गया, वो भाग गए दूसरे देश में, और जहाँ भाग के उस देश के दूतावास में शरण ले लिए। वहाँ की पुलिस जब तक अनुमति नहीं देगी वहाँ गवर्नमेंट नहीं जाएगी। अब कोई जबरदस्ती वो कर ले, घुस के वो कर चला ही जाए तो क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन होगा। ये सब उन्मुक्तियां हैं। और राजनीतिक बंदी, देखिए कई प्रकार के बंदी होते हैं। यहाँ से आप कोई अपराध करके भागते हैं, जैसे यहाँ जो अपराध, कोई यहाँ मर्डर कर दिया, भाग गया यहाँ से, ऐसा नहीं है कि वो भाग के चला जाए नेपाल के दूतावास में तो उसको पुलिस गिरफ्तार, उसको प्रक्रिया के तहत वहाँ की पुलिस गिरफ्तार करके सौंप देगी इंडिया। लेकिन राजनीतिक दुश्मन है उस तरह की है कि प्रतिद्वंदिता में कोई नेता विपक्ष का भाग जाए जैसे, या किसी व्यक्ति को सदमा चल रहा है राजनीतिक वाला, उस पर उसको मुक्ति मिलेगी, लेकिन इस तरह के आरोपों में नहीं मिलेगी। कोई मर्डर किया हो, मर्डर का प्रयास किया हो, अटेम्प्ट किया हो, इन मामलों में उन्मुक्ति नहीं मिलेगी, उसको गिरफ्तार करके किया जाएगा।
बशर्ते उस देश से संधि होनी चाहिए। कैसी संधि होनी चाहिए? प्रत्यर्पण की संधि। ठीक, प्रत्यर्पण की संधि। प्रत्यर्पण का मतलब क्या होता है? किसी देश का, जैसे मान लीजिए भारतीय नागरिक है, वो ये अपराध किया, वो दूसरे देश में जाके, इसका कॉन्सेप्ट है, इधर हम बताएंगे, आश्रय है, प्रत्यर्पण है, और लास्ट में 2-3 क्लास में आप लोगों को कॉन्सेप्ट लेकर थोड़ा थोड़ा नोट भी कराएंगे, बताएंगे। वो भाग गए अपराध करके। अगर उस देश से मान लीजिए इंडिया का नागरिक है, किसी वैसे अपराध में अपराध किया और भाग गया। जैसे एक उदाहरण ही बता रहा हूँ, एक केस दिए, मुझे समझिए। पुर्तगाल से भारत की संधि है प्रत्यर्पण। एक टेररिस्ट था अबू सलेम, ये आतंकवादी घटनाओं में आतंकियों की मदद किया। ये आजमगढ़ का रहने वाला है और ये काम भाग गया था पुर्तगाल भाग गया था। यहाँ अपराध किया और पुर्तगाल भाग गया। तो वहाँ पुलिस उसकी पकड़ी, पुलिस वहाँ पुर्तगाल की, और इंडिया से प्रत्यर्पण संधि थी। तो इंडिया को अबू सलेम को वापस कर दिया गया, लेकिन उसने एक शर्त रखी, इसको फांसी की सजा नहीं दी जाएगी, क्योंकि वहाँ फांसी की सजा नहीं, मतलब जो भी इसको सजा दी जाए, लेकिन फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। इंडिया आया तो इस शर्त को न मानता तो बड़ा रहता था पहले ही, लेकिन संधि में इंडिया उस शर्त को मान लिया था कि हम जो भी उस देश का कानून रहेगा उसी के अनुसार सजा। तो इसको तो लाया गया है, जेल में है, लेकिन इसको अब सजा जो भी मिली हो इस समय, उम्र कैद या जो भी हो, अभी पूरा फाइनल हुआ कि नहीं। इसके साथ एक अभिनेत्री भी पकड़ी गई, मोनिका बेदी, वो भी इसके साथ पुर्तगाल में। उसकी तो जमानत हो गई, वो बाहर है, लेकिन इस पर भी मुकदमा चल रहा है। इसको लग रहा है या तो आजीवन कारावास होगा, फिर वकील में गया होगा। ये कहने का मतलब है कि अगर प्रत्यर्पण संधि है उस देश से, तब कोई अपराधी है तो उसको वापस कर दिया जाएगा। अगर प्रत्यर्पण संधि नहीं है तो वह देश चाहे तो न वापस करे, उस पर प्रतिबंध भी नहीं रहेगा। अधिकतर देशों से जो देश होते हैं प्रत्यर्पण संधि करते हैं। जैसे बहुत से आर्थिक अपराध करके इस समय लोग भाग गए हैं, लंदन और मारा रहे हैं ना, विजय माल्या, ललित मोदी, लेकिन वहां से भी आर्थिक मामले में कोई हो सकता है प्रत्यर्पण संबंधी नहीं है संधि, उन लोगों को वापस लाना मुश्किल हो रहा है। अगर वैसा कोई अपराध रहता, प्रत्यर्पण संधि रहती, तो उन लोगों को भी वापस लाया जा सकता है। देखते हैं कोई अपराध करता है व्यक्ति राजनीतिक, इसीलिए पहले होता है कि उसको बाहर नहीं भागने दिया जाए, या तो आर्थिक अपराध करता है। अगर बाहर भाग गए तो वहाँ का नियम कानून है, और प्रत्यर्पण में शर्त कोई देश कर दिया कि ये सजा नहीं देंगे। जैसे उसने बहुत बड़ा अपराध किया मुस्लिम ने, लेकिन वो शर्त है, वो माने हैं, अल्लाह क्या चाहें तो उसको फांसी की सजा भी दे दें, लेकिन ये क्या होगा, जो संधि है उसका उल्लंघन होगा ना, तो भविष्य में वो संधि को तोड़ सकता है। ये सब उन्मुखियां किसमें मिलती हैं? उन्मुखियां का मतलब क्या होता है? छूट। राजनीतिक अपराधों में मिलती, इस तरह के अपराधों में नहीं है, राजनीतिक अपराध नहीं। बात समझ आ रही है ना? और उनको कर से छूट मिलती है, टैक्स से। इस तरह के बंदी उनको नहीं बनाया जा सकता है। नहीं कि दो देशों का संबंध खराब हुआ तो आप उसके पकड़ के उसको बंदी बना। अभी मामला हुआ था उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया वाले को बंदी बना लिया, लेकिन बाद में इसमें दबाव इतना बढ़ा कि छोड़ना पड़ा। अब तो वहां दोनों में ये स्थिति है कि एक दूसरे के दूतावास नहीं है। अभी भारत का ही कई जगह दूतावास नहीं थे, अभी जाके जिसे छोटे छोटे देश हैं अब खुले। ये सब जो है कूटनीति जो है शांतिपूर्ण ढंग से बातों को वार्तालाप करके अपने मामलों को सुलझाना और विकास को गति देने के लिए किया।
और ये सब उन नीतियाँ हैं, राजनीतिक बंदी को है, ऐसी बंदियों को नहीं रहेगी। इनके आने जाने की भी वो होती है, कोई रोक टोक, जैसे इनके पास तो वैध पासपोर्ट और सब रहेगा ही। कोई राजदूत है तो उसके पास वैध पासपोर्ट, वैध वीजा तो रहेगा ही। और ये किसी ऐसे मामले में भाग नहीं ले सकते। मान लीजिए अमेरिका का राजदूत भारत में है, कोई ऐसा सम्मेलन हो रहा है, बहुत सम्मेलन होते हैं कि जो देश विरोधी टाइप लग रहे हैं वो में, तो वो उसमें भाग नहीं लेंगे। अगर भाग लेते हैं तो भारत विरोध दर्ज करा सकता है। बात समझ आई? ये नीतियां नोट करेंगे आप लोग, हो जाएगा। और विदेश नीति का संवैधानिक आधार, ये सब नीतियां हैं, ठीक। इसको कर लीजिएगा, अगर देना होगा तो हम आप लोग लास्ट में उनको दे देंगे इसका। अब अगला चैप्टर हम शुरू करते हैं, विदेश नीति। विदेश नीति है क्या? जैसे हम लोग को IR पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशन। विदेश नीति जो किसी भी देश की नीति का मतलब क्या होता है? पॉलिसी, नीति जो अन्य देशों से मित्रवत और वार्तालाप के संबंध में हमारी नीति है, वही हमारी क्या है? विदेश नीति। और हर देश की विदेश नीति समय समय और के हिसाब से बदलती रहती है। समय समय के हिसाब से क्या बदलती रहती है। कभी रूस भारत का बहुत अच्छा सहयोगी हुआ करता था। भारत रूस संबंध बहुत अच्छे थे। अमेरिका से संबंध इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे समय के हिसाब से कई ऐसी परिस्थितियां आई कि अब अमेरिका के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं, रूस के साथ खराब तो नहीं कर सकते, सामान्य है। नहीं, एक समय था कि पाकिस्तान को अमेरिका सपोर्ट करता था और भारत को रूस करता था। और इन सब देशों का ये था कि द्विपक्षीय वार्ता फिक्स रहती थी, इतने इतने समय पर होती रहती। आप लोग इस समय देखते होंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति आ रहे हैं, भारतीय प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अमेरिका बहुत जा रहे हैं, लेकिन रूस का जो है थोड़ा संबंधों में स्थिरता आई। ये नहीं कह सकते कि खराब हुए हैं। जैसे हमारा संबंध कभी नेपाल से बहुत अच्छा था, कभी खराब हो जाता, फिर अच्छा हो जाता है। नेपाल ही तो एक ऐसा देश है कि जहाँ हम बिना वीजा के जा सकते हैं, लेकिन वहाँ भी सरकार चेंज होती है। जब माओवादियों की सरकार आती है क्या होता है, फिर वहाँ भी दिक्कतें हो जाती हैं। कभी नदी के पानी को लेके हो जाती है, कभी वीजा को लेके हो जाती है। बांग्लादेश को आज़ाद कराने में भारत को कब आज़ाद हुआ था बांग्लादेश? उस समय जो लोग बांग्लादेश के साथ लड़ाई में भाग लिए थे, उसको इस गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने उनको बांग्लादेश मुक्ति संग्राम सेनानी के नाम से उनको सम्मानित भी किया, उनको पेंशन दे रही थी। लेकिन इस समय बांग्लादेश से देखिए अभी स्थिति, मतलब वेट एंड वॉच की स्थिति है। ये भी इंतजार किया जा रहा है, रोज कुछ न कुछ घटनाएं हो रही है ना। देखिए जो सीमावर्ती, जैसे विदेश नीति का बताए थे, कई तरह बताए थे। एक सीमावर्ती राज्य देश और एक दूसरे जो सीमावर्ती में अगर अस्थिरता होती है तो देश, तो हमारे देश पे भी बांग्लादेश में हुआ तो हमारे देश की सीमा भी सील की गई कि वहाँ से लोग भागे। म्यांमार की घटना आप लोग जानते होंगे। म्यांमार में क्या है, वहाँ दो पक्ष है, रोहिंग्या और बौद्धिस्ट। उनमें म्यांमार बहुत अस्थिरता है। सब रोहिंग्या बहुत से लोगों को यहाँ शरण ले लिए ना, बहुत से इतने हुए जो नदी के बीच में ही मर गए, न वो उधर लौट पाए और देश के लोग चोरी छुपे भी आए। बहुत बांग्लादेशी घुसपैठिए भी आते हैं भारत में, पाकिस्तान में चले जाते हैं और चले जाते हैं। किस रास्ते से आते हैं? नेपाल के रास्ते से आते हैं, जहाँ सीमा नहीं है। सीमा बनी है लेकिन वहाँ चौकसी इतनी नहीं है।
जितना भी देखेंगे अवैध तस्करी और कुछ होता है, कहाँ से होता है? नेपाल के रास्ते। अभी तो एक सीमा नाम की महिला भी आई गई, कहाँ से आई? पाकिस्तान से आई ना, नेपाल के रास्ते। तो ये क्या वैध है, वो आ गई तो उसको तो यहाँ सब कुछ मिल रहा है, उसको तो उस हिसाब से तो उसने भी उल्लंघन किया है, सीमा का उल्लंघन उसने भी किया ना, जो अंतर्राष्ट्रीय। चलिए इस पे बाद में कभी बात करेंगे। तो विदेश नीति का जो है कई तरह से होता है, एक सीमावर्ती का होता है, एक अन्य देशों से होता है। अन्य देशों से व्यापार के संबंध में और संबंध में हो सकती है, लेकिन सीमावर्ती में तो वहाँ का संबंध, वहाँ अस्थिरता हुई, भारत में भी अस्थिरता हुई, पाकिस्तान में अस्थिरता हुई, भारत में, श्रीलंका में हुई, भारत में हुई। तो जो हमारी विदेश नीति है इस पे भी वो तय करती है कि दूरी क्या है, और फिर एक हमारा सांस्कृतिक को कैसा है। जैसे बांग्लादेश से संबंध में भी देखा जा रहा है कि हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के लोग बहुत नाती रिश्तेदारी और पहले से भी है, यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी ये लोग आए गए। उन चीज़ों को इसमें भी देखा जाता है क्या होना है। श्रीलंका से दिक्कत हुई तो तमिलों का मामला आया ना, श्रीलंका से हमारा संबंध इसलिए हुआ, तमिलों को मामले को लेट्टे का नाम आप लोग सुने? एक आतंकवादी संगठन, एक तरह से कहिए तो आतंकवादी संगठन था, जो श्रीलंका को समझ अपनी एक समांतर सरकार स्थापित करना चाहते थे। तो तमिल जो है श्रीलंका में भी बहुत हैं और भारत में भी, और उनमें कभी भी मतलब वो शांति व्यवस्था से नहीं रहते, बीच बीच में कुछ न कुछ दोनों के बीच में विवाद होता रहता है। जब ऐसे विवाद होता है तो भारत श्रीलंका के संबंधों पर भी आ जाती है। इसी सब का कारण था कि उस समय ऐसा कुछ हमारे प्रधानमंत्री को खोना पड़ा। राजीव गांधी का के संगठन ने यही किया था ना। तो जो हमारी विदेश नीति है ये इस पे भी निर्भर करती है कि हमारी सीमा कैसी है, कैसे लोगों की दूरी, हमारी सांस्कृतिक कल्चर कैसा है उन देशों से। जैसे नेपाल से भारत का माना जाता है कि शादी विवाह सब कुछ आना जाना, धार्मिक को भी है सब ना। अब तो नेपाल से ऐसी ट्रेनें बसें चल रही है, आप लोग इसमें से भूगोल वाले बच्चे भी नेपाल गए थे घूमने, वहाँ बस आपका आई कार्ड देके चले गए। इस पे भी निर्भर करता है कि हमारा सांस्कृतिक कैसा हुआ है, धार्मिक को कैसा है, हमारा आर्थिक इनसे कैसा संबंध है। इस पे भी विदेश नीति का एक कारक है। और जब भारत आज़ाद हुआ उसमें एक बार कैसी विदेश नीति अपनाई जाए, जैसे उस समय क्या था, दो ध्रुवीय व्यवस्था थी, अमेरिका और रूस। तो भारत किस तरफ रहे, ये माना गया कि भारत किस तरफ रहे। भाई एक तरफ हम किसी तरफ हो जाएंगे तो दूसरे की नाराजगी मोड़ लेंगे, किसी भी तरफ हम हो जाएं। अगर दो ताकतवर आदमी हैं, अब दोनों हमको मिलाने को चाहते हैं, तो हम एक तरफ जाएंगे तो एक हमसे नाराज होगा। तो भारत ने उसमें क्या नीति अपनाई, कहा कि हम सबसे समान संबंध, गुट निरपेक्षता का वो अपनाया, क्योंकि उसको जरूरत थी कि भारत इतना डेवलप नहीं था 1947 में और 50 में कि हम सबसे सामान्य संबंध रखें, जैसे हमको जिसकी जरूरत हो उससे हम करें। उस समय एक संगठन बना गुट निरपेक्ष नाम, जिसको दिया गया नाम, कभी हम पढ़ेंगे आगे, उसको भी पढ़ेंगे। तो गुट निरपेक्षता, इसके नाम से कि हम किसी गुट में नहीं, क्या है, निरपेक्ष हैं, हम किसी गुट में नहीं शामिल हैं। जो ध्रुवीय व्यवस्था है उसमें हम नहीं शामिल। देखिए उस ध्रुवीय व्यवस्था में जो भी गया, इसे एनालिसिस करिए, आप लोग पढ़ेंगे और आगे इसको, उसको अंत में क्या है, घाटा ही हुआ। अफगानिस्तान को एक बार रसिया ने बहुत जो किया, अमेरिका ने किया, फिर बाद में वहाँ तालिबान
बन गए। दोनों अमेरिका और रूस क्या चाहते हैं? ये अपनी लड़ाई दूसरे की भूमि पर लड़ना चाहते हैं हमेशा। अफगानिस्तान में क्या हो रहा था? ये हो रहा था ना, वहाँ सब कुछ हुआ कराए, वहाँ तालिबान से आज़ाद कराया गया उसको, फिर वहाँ अमेरिकी सैनिक डटे रह गए, फिर धीरे धीरे वापस गए, उनकी लड़ाइयाँ होती रही। अब इस समय फिर वहाँ पे किसी तरह लोकतंत्र आया अफगानिस्तान में। तभी हाल ही में क्या हुआ, फिर तालिबान का वहाँ कब्जा हो गया ना, वहाँ तालिबान का फिर कब्जा हो गया। आप लोग न्यूज देखते होंगे तो उसमें था कि यहाँ तक कि लोग हवाई जहाज पर के भाग रहे। वहाँ के जो खिलाड़ी हैं, क्रिकेट खिलाड़ी जो हमारे यहाँ क्रिकेट खेलते हैं, वो सब लौट के नहीं गए। फिर बाद में थोड़ा स्थिति सही हुई। तो किसी भी बड़े देश का आप अगर आप विकास स्थल बनेंगे तो वो आपका फायदा होगा। अफगानिस्तान को, फिर पाकिस्तान इस समय मोहरा बना हुआ है। पाकिस्तान की क्या स्थिति आए दिन आप देख रहे हैं। चाइना क्या करता है? भारत के खिलाफ यूज करता है। चाइना ऐसा ही करता है कि एक तरह से भारत को घेरने की कोशिश करता है। कहीं बांग्लादेश में अपना सैनिक अड्डा बना रहा है, श्रीलंका में बना रहा है, और छोटी छोटी बातों को लेके जैसे जो आदमी देखेंगे घर में आपको हमेशा हर बात मान रहा है, मित्र है चाहे कोई भी हो, घर के लोग भी हैं, आपकी हमेशा बात को मान रहा है। एक बात नहीं मानेगा आप बहुत नाराज हो जाएंगे। और जो कोई नहीं मान रहा है तो उसका ठीक। तो भारत क्या करता है? भारत के जितने पड़ोसी देश हैं इनको मिला के चलना चाहता है, लेकिन थोड़ी सी भी कोई दिक्कत हुई ये लोग धमकी देते हैं या चाइना की तरफ आते हैं। अभी उसका हुआ था मालदीव का, वहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ, वहाँ से दिक्कत हुई। मोदी जी एक दिन गए मालदीव, हमारे देश के लोग बहुत जाते थे लक्षद्वीप से, वहाँ घूमने पर्यटन में हो। एक दिन गए लक्षद्वीप में बैठ गए, उनकी आधी इकोनॉमी जो है पूरी चलती है पर्यटन से। आधे लोग जाने छोड़ दिए कि हम लोग लक्षद्वीप घूम आ जाए। सेम वही है, कुछ दूरी पे लक्षद्वीप है, उसके कुछ दूर पे मालदीव। तो मालदीव फिर उससे संबंध बदल रहे हैं। जैसे हम किसी देश का भी पढ़ना शुरू करेंगे तो उसका देखेंगे कि मान लीजिए कि पहले शुरुआत में क्या था, फिर यूपीए गवर्नमेंट में क्या था, एनडीए में क्या था। एनडीए में मतलब मोदी युग कर सकते हैं कि मोदी युग में इस देश से क्या संबंध है। इस तरह की हम चीज़ें देखेंगे। ये जो विदेश नीति हमारी समय समय पे बदलती रहती है, लेकिन इसका मूल जो तत्व है कूटनिरपेक्षता, और इसको हम चेंज नहीं करते, इस पे चेंज नहीं होती, किसी गुट में शामिल नहीं होती। और विदेश नीति, हमारे देश की विदेश नीति किस पे वो टिकी है? हमारे संविधान की उस पे कल चर्चा किए थे ना, कौन सा अनुच्छेद था? अनुच्छेद 51 में एक बार एग्जाम में ऐसे ही पूछ लेता है कभी कभी कि विदेश नीति से संबंधित, उससे अंतर्राष्ट्रीय संधि संबंधित कौन सा होता है। अनुच्छेद 51 इतना तक प्रावधान करता है कि कोई संधि किसी देश से हो गई, किसी राज्य को मानना उसको जरूरी है। मान लीजिए इंडिया किसी चीज़ पर कर लिया हो और यूपी गवर्नमेंट नहीं मान रही, तो ऐसा नहीं कर सकती। वो 51 में समाहित है कि अगर इंडिया ने संधि कर लिया है तो उस गवर्नमेंट को मानना होगा। आप लोग संविधान पढ़े होंगे तो 4-5 ऐसी स्थितियां हैं ना कि जहाँ पे कानून बनाने की लिस्ट होती है ना, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और समवर्ती सूची। उस लिस्ट में कुछ ऐसी जगह है कि जहाँ स्टेट लिस्ट पे भी केंद्र कानून बनाता है। उसमें एक ये भी है कि अंतर्राष्ट्रीय संधि जो है अगर किसी देश से हुई है तो उस पर वो उस राज्य को मानना पड़ेगा। अगर उस पर वो नहीं मान रहा है तो सेंट्रल उसके विषय पे कानून बना सकता है। किसके विषय पर? स्टेट के विषय पर। ये सब कहाँ से निकल जाते हैं? वैसे तो एक लाइन का है अनुच्छेद हो, लेकिन जब उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे पढ़ेंगे तो सब उसी से निकलता है। इसमें थोड़ा नोट कर लीजिए और कल फिर देखते हैं। अभी टाइम है।
हाँ तो नोट करिए। ये कब खत्म हो जाए फिर हम लोग एक एक देश को उठाएंगे फिर उसका, खासकर हम लोगों को जैसे इंडिया के जो है इसका पढ़ना है और 2-3 बड़े देश जो हैं उनका देखेंगे। जैसे इसमें भी कई पॉलिसी है, चलिए नोट करिए विदेश नीति। विदेश नीति विदेश नीति का अर्थ है कि शांतिपूर्ण ढंग से, देखिएगा इसको सोच के कराने में भी रिपीट नहीं हो पाएगा, शांतिपूर्ण ढंग से वार्तालाप करके, ये वार्तालाप को देखिए इंग्लिश में इसको डायलॉग कहते हैं। जैसे कई बार आप लोग सुनेंगे कि पूछा जाता है कि ये डायलॉग कब हुआ था, वो वार्तालाप ही होता है। ठीक, शांतिपूर्ण ढंग से वार्तालाप करके मित्रवत संबंध बनाने का प्रयास, मित्रवत संबंध बनाने का प्रयास, और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सामंजस्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सामंजस्य, सामंजस्य का मतलब कि दोनों में बैलेंस बनाना विदेश नीति है या विदेश नीति का मूल उद्देश्य है। इसमें विदेश मंत्री कौन है? पहले IFS इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी थे। देखिए IFS इंडियन, उसमें 2 होती है, एक फॉरेन सर्विस भी होती है, इंडिया फॉरेन भी होती है। फॉरेस्ट 1 वाले जो अधिकारी IAS के लाइट में ही सब आती है। चलिए और आगे इसमें नोट करिए। भारत के विदेश नीति का मूल उद्देश्य ये भी है कि भारत के विदेश नीति का मूल उद्देश्य ये भी है कि विकास को संरक्षण करते हुए, डेवलपमेंट की बात है, विकास का संरक्षण करते हुए भारत की स्वायत्तता, ऑटोनॉमस बनाए रखना और अपनी सुरक्षा संबंधी शंकाओं का समाधान करना, अपनी सुरक्षा संबंधी शंकाओं या संदेह का समाधान करना, और इस दौरान
और इस दौरान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हितों का संतुलन बनाए रखना। इस दौरान राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय हितों का संतुलन बनाए रखना। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा गया राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हितों का संतुलन। कई बार संधियां होती है, कई देश नहीं मानना चाहते हैं ना, इससे हमारे राष्ट्रीय हित का उल्लंघन होगा। तो इसमें ऐसी चीज आती है कि आगे उसमें बैलेंस बने, दोनों में जैसे बैलेंस बना रहे, संतुलन बना रहे। इसमें एक संतुलन का सिद्धांत भी है जो कि इसमें आप लोग को नहीं पढ़ना है, इसको बस जानिए, उसको मार्ग खाओगे उसमें है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विशेषज्ञ उन्होंने दिया। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हितों का बैलेंस बना रहे हैं। ये बैलेंस कहाँ से बन रहा है? जैसे कोई चीज भारत अगर कोई देश से संधि कर लेता है, अगर नहीं मानना जा रहा तो इसको कौन सा अनुच्छेद पावर दे रहा है? शक्ति 51, अनुच्छेद 51 जो है वो शक्ति दे रहा है। हो गया इतना? अनुच्छेद 51 का नोट नहीं कराना है? कल कराए, कल कराया था? चलिए ठीक है। जैसे कई बार इसमें चीजें आती हैं और बार बार इसलिए हम उसको जोड़ देते हैं कि आप कोई भूले ना, इंटरलॉकिंग हो जाती है, वहाँ से भी आई फिर इससे जुड़ गया। जिससे बार बार आती है तो आपको ये अनुच्छेद तैयार हो जाएगा कि क्या अनुच्छेद जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित। तो इस चीज को जैसे बता दिया कि वो 51 में है और राज्य की सूची पर वो कानून बना सकता है। कब बना सकता है? अंतर्राष्ट्रीय संधि को। अब आगे नोट करिए, इसका मेन सिद्धांत नोट करिए। विदेश नीति के सिद्धांत, विदेश नीति के सिद्धांत। पहला नोट करिए, इसको 3 ऐसे सिद्धांत नोट कर लीजिए, इसको कल देखा जाएगा। ठीक, गुट निरपेक्षता, गुट निरपेक्षता, इसको बताया ना कि भारत ने क्यों बनाया था गुट निरपेक्षता, कि हम सबसे लाभ वो करते रहे, किसी पे हमको ठप्पा न लगे, किसी भी व्यक्ति को या किसी भी देश का वो लग जाए कि इनका आदमी ठप्पा लग जाए कि हाँ इनके के साथ रहने वाले चाहो देश तो उनकी जिनसे उनकी दुश्मनी हो तो करेंगे नहीं उनकी। और दूसरा नोट करिए, सहयोगात्मक क्षेत्रवाद। मतलब इसमें है कि हम अपने क्षेत्रीय देशों से जो सीमावर्ती देश हैं इसमें हम सहयोगपूर्ण रवैया रखेंगे। इसी को लेके तो इसलिए सार्क बना है, बिम्स्टेक बना है, कई संगठन बने हैं ना। ये सब क्या है? सीमावर्ती ही है। ये जब संगठन जब पढ़ेंगे तो आप उसमें कई संगठन कई प्रकार के होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं, क्षेत्रीय संगठन होते हैं। और क्षेत्रीय संगठन क्यों बनाए जाते हैं? उस क्षेत्र का हम विकास करें और जो क्षेत्रीय स्तर पर जो समस्याएं हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो चीजें नहीं उठ पाती। अभी G20 का सम्मेलन हुआ तो मान लीजिए भारत और बांग्लादेश की कोई समस्या है तो वहाँ उठ नहीं पाएंगे, लेकिन अगर सार्क का होगा एक एक चीजें से हो जाएगा। जैसे भारत बांग्लादेश का है, मान लीजिए नदी का बंटवारा, तीस्ता ये बंटवारा का है ना, उससे एक वहाँ न्यूमूर द्वीप भी था, है अभी, उसको लेके भी वो था। इन सब चीज़ों में आप जिन व्यक्तियों से कोई मतलब ही नहीं है, मान लीजिए कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो वहाँ नहीं उठा सकते। लेकिन अगर सार्क का सम्मेलन हो रहा है, अब क्षेत्रीय चीज़ों को
बारी बारी से उठा सकते हैं। एक बार पाकिस्तान से हो जाए कि हाँ नदियों का बंटवारा का जो है सीमावर्ती वो है, एक बार बांग्लादेश से हो जाए, कोई वीजा की बात है और जैसे वो हो जाए चाइना से हो जाए। अगला नोट करिए, शांतिपूर्ण अस्तित्व, शांतिपूर्ण अस्तित्व या सह अस्तित्व भी नोट कर लिख सकते हैं। मतलब जो भी हम बात करेंगे वो करेंगे शांतिपूर्ण ढंग से बातचीत करके। कूटनीति में क्या था, ये बताया गया ना कि हमारा जो समस्या होगी कोई भी उसको हम बातचीत के माध्यम से ही करेंगे, कूटनीति के बाद ही करेंगे। आप लोगों ने अब इसको हम कल फिर इसका दिखाएंगे, आगे निकल आएंगे। माओ का नाम सुना होगा, तो माओ क्या करते थे, उनकी एक नीति थी, उसको बोलते थे टूटून टाटा, टूटून टाटा। वो क्या करते थे, सामने वाले को बुलाते थे, बातचीत करना, बैठ जाते थे, अपनी मांग पे अड़े रहते। चाइना के थे माओ। वो आदमी फिर उठ के भाग गया। आप ही किसी व्यक्ति को बार बार 4 लोगों से कहिए कि इनसे समझौता करना है, आप बुलाइए, आप बार बार बुलाइए और उसकी बात ना मानिए, अपनी बात को मनवाने पड़े रहिए, आप भले गलत हो। तो वो व्यक्ति उठ के भाग जाए, करेगा यही ना कि आप बातें नहीं मानते। लेकिन और लोग जो देख रहे हैं अगल बगल और देखो, वो कहें कि भाग तो वही रहे हैं, यही सामने वाले को खिजा दो, उसको मारो काटा नहीं होगा। जबकि माओ का कोई वो इतना वो नहीं था कि वो शांतिपूर्ण ढंग से बात करे, वो तो उसका था। माओ ने कहा था कि शक्ति जो होती है कहाँ से निकलती है, बंदूक की गोली से, बंदूक की नली से निकलती है। वो व्यक्ति आपको बुला रहा है बात करने, केवल इसीलिए आपको बुझाने के लिए कि एक तरफ बातचीत भी कर रहे हैं, एक तरफ मारपीट, या वहाँ बड़े सेंस में मारपीट नहीं कर सकते हैं। एक तरफ आपको बुझा के, जैसे युद्ध वाली स्थिति में धमका के अपनी बात को मनवा लेना है। देखिए तिब्बत की क्या स्थिति, तिब्बत एक स्वतंत्र देश था ना, आज पूरी तरह उस पर चाइना का होगा। नहीं तो हमसे तो चाइना से मतलब ही नहीं था, हमसे तो चाइना से कोई मतलब नहीं था। जैसे ये है, ये सब एरिया जो है क्या, ये सब तो तिब्बत था पहले, इधर जो आज चाइना इधर था ऊपर, लेकिन चाइना ने इसको कब्जा कर लिया। होता है कि जब खराब पड़ोसी है आपके बगल में आ गया है तो आपको भी दिक्कत होगी, बल्कि आप ये दूर था, हमसे ठीक था, लेकिन ऐसा पड़ोसी है कि दूर भी है तो किसी की जमीन कब्जा करके हमारे बगल में आ जा रहा है। जब उसकी वो नीति है तो हमारे पास भी वही करने आएगा, तो क्या करता है, आए दिन आप लोग देखते रहते हैं। कई जगह झड़पें हुई, अभी बीच में गलवान वैली में हुआ था, अरुणाचल प्रदेश में हुआ था, और एक बी वैली है बी सेप की, वहाँ पे हुआ था। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बी वैली मामला क्या है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा अंतरराष्ट्रीय यही मत पढ़ा करिए, थोड़ा सा देखा भी करिए। अंतरराष्ट्रीय IR पढ़ने के लिए न्यूज भी करिया के लिए थोड़ा सा अवेयर रहिए। चलिए कल देखते हैं आगे। आप एक विदेश नीति समाप्त हो जाएगी तो एक एक देश का उठाएंगे, पहले चाइना से ही पढ़ लेंगे या पाकिस्तान शुरू करेंगे जहाँ से, और करंट में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में आप लोग जाते हैं, कुछ पढ़ते उड़ते हैं फिर इसके बाद नहीं सही बात, पढ़ेंगे तो पढ़ते तो कुछ दिक्कत होती है, दिक्कत होनी चाहिए, पढ़ेंगे जरूर। और 1-2 दिन तो इसमें और दिक्कत होती है, खासकर परिभाषा में। अब तो धीरे धीरे
अब जैसे विदेश नीति की चीज़ सही है, अब संबंध आएगा आसान आता जाएगा, लेकिन मेन दिक्कत कहाँ होती है